नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह उड़ान एस एकेडमी आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा एमसीक्यूज की श्रृंखला को निरंतर बनाए रखा हुआ है और इसी क्रम में सीजीपीएससी के लिए, व्यापम के लिए और एसआई मेंस के लिए फिर से एक श्रृंखला स्टार्ट की गई है, जिस क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो सीजीपीएससी प्री, व्यापम और एसआई मेंस के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि उड़ान एस एकेडमी एसएससी और रेलवे की एक नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड बैच होगी। ये बहुत ही जल्दी ये बैच आपके सामने स्टार्ट होने वाली है, दोनों ही ब्रांचों में। चलिए, तो अब इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे कि इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज की श्रृंखला आपके सामने लाई है, लेकिन उसमें मैं टॉपिक वाइज आपके सामने एमसीक्यूज लेकर आया हूं। लेकिन इस वीडियो की एक अलग खास बात ये होगी कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट भूगोल के एमसीक्यूज लेकर आपके सामने आऊंगा। और न केवल एक वीडियो बल्कि ऐसे कई वीडियो आपके सामने आएंगे जिसमें कंप्लीट भूगोल के क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर अगर आप बात करें कि भारत के पड़ोसी 7 देश है, जिनमें से अगर बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, तो आपको हर एक देश की भारत के साथ बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किन किन राज्यों के साथ बनती है वो पता होना चाहिए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 4096.7 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन कौन से वो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम के बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अब यहां पर देखिएगा कि असम बनाता है, मेघालय भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है। लेकिन बात नागालैंड की करें तो नागालैंड काफी ऊपर हो जाता है, तो नागालैंड नहीं बनाता। तो नागालैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, तो उसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। यानी आपसे असत्य पूछ रहा है, तो देख लीजिए कौन से सत्य है, और जो सत्य नहीं होंगे वह सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पश्चिम तटीय मैदान सकरा है। तो बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच की दूरी क्या है? बहुत कम है। इसलिए जो पश्चिम तटीय मैदान है वो कैसा मैदान है? एक सकरा मैदान है। जबकि पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। इसलिए यह एक कैसा मैदान कह सकते हैं? अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान है। तो पश्चिम तटीय मैदान एक सकरा मैदान है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है। बिल्कुल, ये देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है तथा इस पर प्रमुख नदियों के डेल्टा स्थित है। याद रखेगा, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी का डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान में, कृष्णा नदी जो दूसरी सबसे लंबी नदी है 1400 किलोमीटर की लंबाई के साथ, इसका डेल्टा भी आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र में बन रहा है। इसके अलावा कावेरी नदी का भी डेल्टा पूर्वी तटीय क्षेत्र में बन रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इस पर प्रमुख नदियों के डेल्टा बनते हैं। तो ठीक है, प्रमुख नदियों के डेल्टा बनते हैं, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के डेल्टा बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग की चौड़ाई अधिक है। ठीक, पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये भी सही है। यहां पर बात समझिएगा कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट की बात करें तो कहीं ना कहीं दक्षिणी भाग में जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट से काफी दूर है। और वहीं पर अगर ये कनारा के मैदान की बात करें तो जो आपका गोवा और कर्नाटक के बीच वाली जो जगह है, तो गोवा कर्नाटक का जो मैदान है यहाँ पे, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा सकरा हो जाता है। और केरल में ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट की दूरी केरल में सबसे अधिक है, यानी कि पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग की चौड़ाई जो है वो अधिक है। दक्षिणी भाग की चौड़ाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग की चौड़ाई अधिक है। ठीक, चलिए, तो ये भी सही हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात, अगर 3 सही है तो चौथा वाला डेफिनेटली गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है वो भी बात कर लेते हैं। पूर्वी तथा पश्चिम दोनों तटों पर एक समान जलोढ़ स्थलाकृतियां पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे बात समझिएगा
कि पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदान दोनों में जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है, ये ठीक है, पूर्वी और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लेकिन बात अगर पूर्वी तटीय मैदान की करें तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा क्या है आपका अधिक है, और पश्चिम में जलोढ़ मृदा क्या है आपकी कम है। तो यहाँ पर ये कहना कि एक समान जलोढ़ स्थलाकृतियां पाई जाती है या एक समान, इसके अलावा जलोढ़ स्थलाकृतियों की अगर बात करें तो जलोढ़ स्थलाकृतियों में क्या आ जाता है, तो याद समझिएगा डेल्टा। अगर नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद पूर्वी क्षेत्र में किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं, तो पूर्व में डेल्टा और पश्चिम में डेल्टा का निर्माण नहीं होता, पश्चिम में एस्चुरी बनती है। अगर पश्चिम में एस्चुरी बन रही है तो कहीं ना कहीं एस्चुरी जो है वो जलोढ़ स्थलाकृतियां नहीं है, डेल्टा जो है वो जलोढ़ स्थलाकृतियां हैं। तो एक समान जलोढ़ स्थलाकृतियां पाई नहीं जाती, चाहे जलोढ़ मृदा की बात कर ले या जलोढ़ स्थलाकृति में डेल्टा की बात कर ले, दोनों में ही पूर्वी वाला भाग जो है वो अधिक है जलोढ़ मृदा को लेकर और पश्चिम वाला भाग कम है। तो एक समान जलोढ़ स्थलाकृतियां कहना गलत हो जाएगा। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही नहीं है। ये आपका भौतिक विभाजन से क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपका सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे, तो एक अच्छा हेल्प मिलेगा आपको, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगी। और मेरे जवाब से पहले आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, तो इस वीडियो का बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर के कूट को चुनिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी घाट में दरारें पड़ गई है तथा यह अरब सागर के नीचे जलमग्न हो गया है। बिल्कुल, बात अगर पश्चिमी घाट की करें तो पश्चिमी घाट, ये देखिए, ये पश्चिमी घाट की अगर बात करें, पश्चिमी घाट जिसका निर्माण किससे हुआ था, अफ्रीकन प्लेट से। याद रखिएगा, हमारे भारत को, हम दक्षिण भारत को हम क्या कह रहे हैं, इंडियन प्लेट कहते हैं। दक्षिण भारत को हम क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट कहते हैं। जिसका जो पश्चिमी भाग है, जिसे पश्चिमी घाट बनने वाली है, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट का जो तीव्र ढाल है, ये उस समय बनी थी जब इंडियन प्लेट अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुई थी, कुछ 57 करोड़ वर्ष पहले, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में, 57 से भी पहले। तो क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट में दरारें पड़ गई है। क्यों दरार कह रहे हैं इसको, क्योंकि जब ये अफ्रीका से अलग हुई थी तो एक प्रकार से एक भ्रंश का निर्माण हुआ था, एक दरार बनी थी। ठीक है, तो एक दरार पड़ गई थी तथा यह अरब सागर के नीचे जलमग्न हो गई। तो याद रखिएगा, अलग होने के बाद ये जो पश्चिमी हिस्सा है, ये अरब सागर, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, ये अरब सागर में ये हिस्सा टूटकर क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, समुद्र में डूब गई थी। तो पश्चिमी घाट में ये चीज याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा टूटकर अरब सागर में चली गई थी निर्माण के दौरान। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक बृहद सामान्य भ्रंश के कारण हुआ है। बृहद सामान्य भ्रंश, वही कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा सा दरार आई थी इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में, जिससे ये इंडियन प्लेट क्या हो गई, अलग हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेट के साथ आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी क्या थी, शामिल थी, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीका से अलग हुई थी। ये एक बहुत बड़ा सा भ्रंश, यानी भ्रंश का मतलब हो रहा है दरार, चट्टानों का टूटना, एक बहुत बड़ा सा दरार, चट्टान टूटी थी। तो यह एक बृहद सामान्य भ्रंश के कारण हुआ था, यानी कि इंडियन प्लेट का अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई थी। तो उस टूटने को, चट्टान के टूटने को ही हम क्या कह रहे हैं, चट्टानों में दरार आना, टूट के अलग हो गई थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, भ्रंश। यही वजह है कि पश्चिमी घाट को एक भ्रंश कगार, यानी कि एक स्कंद पर्वत का उदाहरण मानते हैं हम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की तट रेखा सीधी है तथा ढाल तीव्र है। बिल्कुल, तट रेखा आप देखेंगे तो एक सीधी तट रेखा देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है, जो पश्चिमी तट से लगेगी, इसकी ढाल कैसी है, तो क्या बता देंगे, एक खड़ी ढाल है, यानी कि एक स्ट्रेट ढाल है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट ये और ये हो गया आपका पूर्वी हिस्सा, कहीं ना कहीं ये हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का ये हो गया पूर्वी ढाल, और ये हो गया आपका पश्चिमी ढाल। तो पूर्वी ढाल कैसी है, तो मंद है, जबकि पश्चिमी ढाल कैसी है, तो क्या बताएंगे, तीव्र है। और तीव्र होने के साथ साथ एक क्या कहेंगे, इसको खड़ी ढाल कहेंगे। तो ये खड़ी ढाल भी है। तो पश्चिमी घाट की तट रेखा एक सीधी तथा ढाल खड़ी है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जब चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सह्याद्री तट के निकट, सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कह रहे हैं, तो सह्याद्री तट के निकट डेल्टा के निक्षेप नहीं पाए जाते। सह्याद्री तट यानी पश्चिमी तट की बात हो रही है कि निकट डेल्टा के निक्षेप नहीं पाए जाते। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में क्या देखने को मिलती है, डेल्टा। पश्चिमी हिस्से में डेल्टा नहीं होती, पश्चिमी हिस्से में डेल्टा नहीं होती। पश्चिमी भाग में क्या होता है, एक्सुरी, एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख
जहां पे नदी की एक सीधी धारा समुद्र में जाकर मिलती हुई नजर आती है तीव्र ढाल की वजह से, जहां पूर्व की नदियां जो होती है वो कई धाराओं में बटकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो पूर्व में नदियां डेल्टा बनाती है और पश्चिमी नदियां एस्चुरी बनाती है। तो ये कहना कि सह्याद्री तट के निकट डेल्टा के निक्षेप नहीं पाए जाते, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और कहता है डेल्टा के निक्षेप पाए जाते हैं तो गलत हो जाता, तो ये भी सही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। बात अगर सही पूछ रहा है तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए अपवाह तंत्र से क्वेश्चन आ रहा है, प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विस्तृत घाटी का निर्माण नहीं करती। अब यहां पर एक बात समझिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो जो सही है उसको चुनना है। तो प्रायद्वीपीय नदियां विस्तृत घाटियों का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही। याद रखिएगा विस्तृत घाटियां जो है वो हिमालय की नदियां करती हैं, न केवल घाटी का निर्माण बल्कि उसका विस्तार भी करती है। तो याद रखिएगा ये हिमालय की नदियां हैं जो न केवल घाटियां बनाती है दो पर्वतों के बीच में, बल्कि उनका विस्तार भी करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां नहीं करती। क्यों? क्योंकि इन नदियों में उतना प्रवाह नहीं होता जिससे वो किसी घाटी के आकार का क्या करे, विस्तार कर सके। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली हिमालयी नदी प्रणाली की तुलना में युवा है। प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है ये बहुत पुरानी है, प्रायद्वीपीय पठार जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी उसकी अपवाह प्रणाली भी है, जबकि हिमालय की नदियां क्या है, इसकी तुलना में ज्यादा युवा है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली हिमालयी नदी प्रणाली की तुलना में युवा है, मतलब युवा किसको कह रहा है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को कह रहा है। जबकि युवा है कौन, हिमालयी अपवाह तंत्र जो है वो ज्यादा युवा है। क्यों? क्योंकि हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो 3.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में, जहां पर ग्रेट हिमालय बन रही है, जहां से अधिकांश नदियां निकलती है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आज से 57 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। तो यही वो समय है जब प्रायद्वीपीय पठार की नदियां निकलना शुरू हुई थी। और हिमालय की नदी, तो हिमालय खुद बना है 3.5 से 2.5 करोड़, तो हिमालय जहां एक नई युवा संरचना है वहां पर इनकी नदियां भी क्या है, युवा है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विसर्पों का निर्माण करती है। तो यहां पर क्या समझिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये एक चट्टान में प्रवाहित होती है, आर्कियन चट्टान में प्रवाहित होती है, और आर्कियन चट्टान में बहने की वजह से ये नदियां विसर्प का निर्माण नहीं करती। जहां विसर्प मतलब ये नदियां जो विसर्प आकार में, सांप के चलने के आकार में अगर प्रवाहित हो रही है, अक्सर ये नदियां हिमालय की नदियां करती है। और हिमालय की नदियां जनरली मैदानों में विसर्पों का निर्माण करती है या विसर्प आकार में बहती है। इसका मतलब जैसे कोसी नदी हो गई, कोसी नदी अपने विसर्प आकार में बहने की वजह से सबसे ज्यादा जानी जाती है। मैक्सिमम टाइम अपना मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी, इसी विसर्प आकार में बहने की वजह से वो नदी कौन सी है, कोसी नदी। तो हिमालय की नदियां मैदानों में विसर्प आकार का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो सीधे मार्ग का अनुसरण करती है, विसर्पों का निर्माण नहीं करती। तो यहां कह रहा है कि विसर्पों निर्माण करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी सही स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, प्रायद्वीपीय नदियां विस्तृत घाटियों का निर्माण नहीं करती, ये सही है। यानी कि केवल एक आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो केवल एक ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, बाकी दोनों जो है ये आपके गलत है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात किया था, अब हम हिमालय की नदियों की बात करेंगे। हिमालय की नदियों में क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट कि इनमें से अधिकतर नदियों का स्रोत आंतरिक हिमालय है। याद रखिए हिमालय हमारे पास 3 है, जहां पर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय की। तो यहाँ पर इस किस हिमालय को ये आंतरिक हिमालय कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट हिमालय को ही आंतरिक हिमालय और केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं। वहीं मिड हिमालय की बात करें तो मिड हिमालय को निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, इसके अलावा हिमाचल हिमालय और लघु या लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय को उप हिमालय, पर्वतपदी हिमालय और बाह्य हिमालय, जहाँ ग्रेट हिमालय को हम आंतरिक हिमालय कह रहे हैं वहीं शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से अधिकतर नदियों का स्रोत क्या होता है, आंतरिक हिमालय होता है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स होने की वजह से, ग्रेट हिमालय में कई ग्लेशियर होने की वजह से ये कई नदियों का क्या होता है, अधिकतर नदियों का स्रोत होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथनों की बात करनी है, सत्य कथन। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, ये नदियां सदा नीरा होती है। सदा नीरा क्यों होती है?
क्योंकि हिमालय की नदियों का स्रोत न केवल वर्षा का जल बल्कि बर्फ भी होता है। तो बर्फ और वर्षा का जल दोनों होने की वजह से यहाँ की नदियां हमेशा, इन नदियों में पानी होता है, इसलिए सदा नीरा नदी कहलाती है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनकी अपर्दन क्षमता बहुत अधिक होती है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हिमालय की नदियां जो हैं, अगर हिमालय की हम बात करते हैं तो चाहे ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय हो, या फिलहाल अभी ग्रेट हिमालय की बात हो रही है, इनकी जो उत्तरी ढाल है वो होती है मंद और दक्षिणी ढाल जो होती है वो होती है तीव्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेट हिमालय की नदियां जो है ना वो दक्षिणी ढाल की ओर से बह रही है, तो तीव्र ढाल की ओर से बहेगी, और तीव्र ढाल से बहेगी तो अपर्दन क्षमता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो इनकी अपर्दन क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इनके द्वारा गॉर्ज या खड्ड का निर्माण नहीं होगा। अब एक बात समझिएगा, हिमालय की नदियां पर्वतीय प्रदेश में गॉर्ज का निर्माण करती है, ये लाइन याद रखेगा। दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को पर्वत का घाटी प्रदेश कहते हैं, और इसी घाटी में अगर नदी प्रवाहित हो रही है तो इस घाटी का अपर्दन करेगी और उसे गहरा बनाएगी। तो यहाँ पर घाटी अगर गहरी हो रही है तो गहरी घाटी को क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। गड्ढे जैसे इसको खड्ड कहा जा रहा है, तो दो पर्वतों के बीच का एक गहरा गड्ढा जिसे हम क्या कह रहे हैं? गॉर्ज कह रहे हैं। तो इनके द्वारा गॉर्ज का निर्माण नहीं होगा। तो जब इनसे नहीं होगा तो किनसे होगा? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जा रहा है? गलत, क्योंकि गॉर्ज का निर्माण हिमालय की नदियां करती है, वो भी कहां पर? पर्वतीय प्रदेश में या पर्वतीय प्रदेश की घाटियों में करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया चौथा। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्टेटमेंट मतलब ये ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिल तट के शुष्क रहने का सही कारण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा? पहला, एक बात पहले समझ जाइएगा कि हमारे भारत में किस मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, तो आप बता दीजिएगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, और इसकी दो शाखाएं होंगी, एक जो अरब सागर की ओर जाएगी और एक जो बे ऑफ बंगाल की ओर जाएगी, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी वो तमिल तट के यानी तमिलनाडु के तट के समानांतर जा रही है। इस बात का ख्याल रखें। क्या कह रहा है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर अवस्थित है। ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको आप समझ पा रहे हैं। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा के वृष्टिछाया प्रदेश में अवस्थित है। याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है जिसको हम दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, दक्षिण सह्याद्री के पश्चिम में, यानी कि ये यहाँ पर है केरल और इसके पीछे है आपका तमिलनाडु। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु जो है वो दक्षिणी सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है दक्षिण सह्याद्री के पीछे स्थित है, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बात अगर सही उत्तर चुनने की है तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जिसमें लिखा हुआ है पहला और दूसरा दोनों। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, ये आप सब जानते हैं। इतनी बार मार्ग परिवर्तित किया है जितना अब तक किसी नदी ने नहीं किया है। अगला स्टेटमेंट, ढाल में कमी के कारण, जैसे ढाल कम हो जाती है तो नदी अपने अवसाद को मैदानों में जमा करने लगती है, जिससे नदी की तली उथली हो जाती है। जो नदी का जो निचला हिस्सा है, जब नदी अपने साथ अवसाद लेकर बहती है तो ढाल के मंद होने के कारण इन अवसादों को यही निचले तली पर क्या कर देती है? जमा कर देती है, जिससे तली उथली हो जाती है। उथली मतलब अवसादों के जमने से ये तली क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब पानी अगर इतना भरा हुआ है और अगर यहां तक अवसादी जम जाते हैं तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। इससे बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र व्यापक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा पानी कहाँ आ जाता है? सतह पर आ जाती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। और अगर बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, तो अवसादीकरण का एक और प्रभाव होता है कि नदी का, देखिए अवसादीकरण, ये जो तली पर जो अवसाद जम रहे हैं ना, इसी को कहते हैं अवसादीकरण।
ढाल के मंद होने की वजह से अगर नदियां अपर्दन करके अवसाद लेकर बह रही है तो ढाल के कम होने की वजह से जो अवसाद निचली तली पर जो जमते हैं उसी को कहते हैं अवसादीकरण। यहाँ कह रहा है कि अवसादीकरण का एक और प्रभाव होता है कि नदी का प्राकृतिक अपवाह बाधित हो जाती है और एक नदी के प्रवाह मार्ग एवं नदियों के प्रवाह मार्ग स्थानांतरित होने लगते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अवसादें भर जाती है तो पानी कहाँ बहेगी, ऊपर बह रही है और बहुत कम बह रही है। तो जब पानी का वेग अगर ज्यादा होता है, तीव्र होता है, तो नदी तुरंत अपना मार्ग क्या कर लेती, बदल लेती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर अब बहने लायक कुछ रहा नहीं, क्योंकि वहां पे अवसाद जमा हो गए हैं। नदी तो गहरी संरचना में बहती है, नदी तो मतलब कुछ इस प्रकार से संरचना होती है जिसमें नदी बह रही होती है, लेकिन जब ये समतल जैसा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं मैदान जैसी हो जाती है कि भाई अब कहाँ बहेगी, कैसे बहेगी। तो नदी क्या करती है, अपना मार्ग बदल लेती है। तो ये एक अलग घटना घट रही है यहाँ पे। ये नदी प्राकृतिक अपवाह बाधित हो जाती है और नदियों के प्रवाह मार्ग स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है, तो अवसादीकरण का एक प्रभाव ये भी देखने को मिल रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो जब तीनों सही हैं तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अगर गलत पूछ रहा है तो जब तीनों सही हैं तो गलत एक भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारा सेक्शन मिट्टी में आ गया है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, याद रखिए, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी है। 43% उसका रेशियो है, मतलब 43% पाई जाती है। इनमें सबसे, ये देखिए ऑप्शन में ए लाल पीली मिट्टी की बात हो रही है। लाल मिट्टी नहीं, ठीक है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार कम है 18.5%। काली मिट्टी 15% के साथ, ये भी कम है। बलुई मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये भी नहीं। कछारी मिट्टी जिसको आप जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नदी द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी कहते हैं, 43% के साथ भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कछारी मिट्टी है, यानी जलोढ़ मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे स्थानीय नाम का इस्तेमाल किया है कछारी मिट्टी, जबकि काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी कहते हैं। तो जो कछार है वो नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों को ही हम कछार कहते हैं स्थानीय भाषा में, जबकि इसे हम क्या कह रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 43% के साथ भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, यही कछारी मिट्टी। चलिए, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कछारी लिखा हुआ है जबकि ये जलोढ़ मिट्टी है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी के संबंध में सही कथनों पर विचार करिए। पूछ रहा है लाल मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ये लाल मिट्टी नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से यानी फेरस ऑक्साइड की वजह से और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, ये आपको पता होगा। तो इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक, लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद इसमें उच्च जल संभरण क्षमता यानी उच्च जल धारण क्षमता पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत। सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता या असाधारण जल धारण क्षमता काली मिट्टी की होती है, क्योंकि उसमें क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लाल मिट्टी में कहना कि इसकी उच्च जल धारण क्षमता होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बता ही दिया है कि हमारे भारत में एनपीके, सभी मिट्टियों में एनपीके की मात्रा क्या पाई जाती है, कम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कम होता है। तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की उच्च मात्रा पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन की उच्च मात्रा पाई नहीं जाती, इवन किसी भी मिट्टी में ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सही, अगर आपसे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, अगर सही स्टेटमेंट की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही होगा। और 2 सही है मतलब ऑप्शन नंबर सी केवल 2, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हमारा अगले प्रश्न हम देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति या वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये अब वनस्पति वाला सेक्शन आ गया। ये वन केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक विकसित है। ये कहना कि ये वन केवल, यहां पर केवल बोल के भी गलत कर दिया, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक विकसित हुए। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं, जो आपका पश्चिम बंगाल है। जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके दक्षिण में जो सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार है, सुंदरवन के डेल्टा। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में सुंदरवन के डेल्टा का जो विस्तार है, जो बेसिकली बांग्लादेश में है, वो सुंदरवन के डेल्टा में पाई जा रही है कौन सी वनस्पति, यानी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है और इनको मृदा भी मिल रही है, मिट्टी भी मिल रही है, और ये कौन सी जगह हो जा रही है? डेल्टाई क्षेत्र, जहां पे समुद्र का पानी तो है ही, साथ में जमीन भी है, मिट्टी भी है, जहां पर ये वनस्पति अपना विकास कर सकती है। खारे पानी की वनस्पति कहलाती है ये मैंग्रोव वनस्पति, और डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। और सर्वाधिक विस्तार जो है वो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र सुंदरबन के डेल्टा वाले क्षेत्र में होता है, और दूसरे नंबर पे गुजरात का कच्छ का रण, जहां पर ये मैंग्रोव सर्वाधिक पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे है स्थान अंडमान निकोबार का। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति अंडमान निकोबार में है। तो ये केवल अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में अत्यधिक विकसित हुई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव है कहां पर? कच्छ के रण में पाई जाती है, बिल्कुल डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। और ज्वार नदमुख, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, यहां पर भी देखने को मिलती है, क्षेत्रों पर उगते हैं ये मैंग्रोव वनस्पति। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जा रहा है। कहां पर? कच्छ के रण में, डेल्टाई क्षेत्र, जो एक दलदली क्षेत्र है, तो दलदली क्षेत्र कह लो, डेल्टाई क्षेत्र कह लो, और ज्वार नद मुखों के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अगर पूछ रहा है कौन सा सही है तो सिर्फ दूसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर समझिएगा, गलत पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिए, कृष्णा नदी पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना में नागार्जुन सागर परियोजना आती है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपके दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर, बेतवा नदी का उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना से माता टीला बांध बनाया गया है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। तीसरा स्टेटमेंट, हीराकुंड बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। महानदी का उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना से हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथे नंबर पे माइथान बांध जो है वो बराकर नदी, यानी कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकर नदी, उस पर बनाया गया है। ठीक है, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए माइथान बांध बनाया गया है बराकर नदी पर, और ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो ये आपका सही होगा। अगर पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि हीराकुंड बांध आपका महानदी पे बनाया गया है उड़ीसा में। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों पर विचार करिए। देखिए अब ये यहाँ पर ना फसल पर से प्रश्न आ रहा है, फसल वाला सेक्शन आ गया है कि बुआई के समय 20 डिग्री टेम्परेचर और पकते समय यानी कि काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा स्टेटमेंट, साधारणतः सिंचित क्षेत्र तथा 200 सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, 2 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। और तीसरा कहते हैं कि खेतों में लगभग 75 दिनों तक पानी का भरा होना इसमें जरूरी होता है। तो उपयुक्त परिस्थितियां कौन से फसल के लिए उपयुक्त है? तो जूट, दूसरा मक्का, तीसरा गन्ना और चौथा चावल। गन्ने के लिए भी पानी ज्यादा लगता है, ठीक, लेकिन यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता चावल को होती है, 75 दिनों तक पानी का भरा होना चावल के लिए जरूरी है, और बोते समय 20 और काटते समय 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता जो होती है वो चावल को होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, चावल। ये याद रखिएगा, 75 दिन तक पानी यहाँ पे क्या रहना चाहिए? भरा रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से, अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा संसाधन में पहुंच गए, तेल क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन एवं अभी भी तेल उत्पादन कर रहा है? देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है? बात का एक सर्वाधिक प्राचीन पुराने तेल क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा है। तो सबसे पुराने तेल क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला तेल कुआं जो खोदा गया था असम के माकूम में। असम के माकूम में सबसे पहला तेल कुआं खोदा गया था, लेकिन एक छोटे स्तर पे खोदा गया था। और दूसरे नंबर 8089 में और 8067 में माकूम में और 8089 में असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, ठीक है, आधा ग या पूरा ग लिख सकते हैं, डिगबोई में, ठीक है, दूसरा तेल कुआं खोदा गया जो एक व्यापक पैमाने पे तेल कुआं खोदा गया था। और 1893 में पहले ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत भी मानी जाती है, ऑयल रिफाइनरी की स्थापना भी की गई थी डिगबोई में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो प्राचीन तेल कुआं जो आज भी उत्पादन दे रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। इसके अलावा बंबई हाई आपका
पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। अंकलेश्वर गुजरात के खंभात की खाड़ी में है और नहर कटिया आपका असम में पड़ता है। ये भी तेल क्षेत्र है, लेकिन सबसे प्राचीन जो अभी भी तेल उत्पादन दे रहा है वो है आपका डिगबोई। ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, एक खान और एक प्रसिद्ध है किस खनिज के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, ये खनिज संसाधन वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे पन्ना बेल्ट, हुट्टी की खान और जावर की खान, ये 3 खान के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी खनिजें पाई जाती है। तो पन्ना जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध, ये आपका गलत हो जाएगा, सोना लिखा हुआ है वहां पे। हुट्टी की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हीरा लिखा हुआ है, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान के जावर की खान, राजस्थान की जावर की खान जो है वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये आपका जो, अगर सुमेलित करने की बात कर रहे हैं तो सुमेलित में ये जो सामने जो है वो आपका ये सही है तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहला और दूसरा जो है वो उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो पहला और दूसरा गलत हो जा रहा है, तीसरा सही है। यानी क्या पूछ रहे, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला और दूसरा तो नहीं है, केवल तीसरा जो है राजस्थान की जावर की खान जो है वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है आपका, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई होप आप सवालों को देखकर उनके जवाब ट्राई कर लिए होंगे। आप पहले ट्राई कर लें कि इसका सही जवाब कौन सा होगा, उसके बाद मैं स्टेटमेंट पढ़ के तो जवाब दूंगा ही दूंगा, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप मेरे साथ मत चलिए, आप पहले ही पढ़कर आप जवाब दे दीजिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बात हो रही है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब हम बात कर रहे हैं परिवहन में, सड़क परिवहन की, ठीक है। अब यह भारत की सबसे बड़ी और लंबी रेल संपर्क परियोजना है। यहां पर एक बात गलत हो गई कि रेल संपर्क परियोजना कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ा गया था, और ये एक सड़क परियोजना है, ठीक है, रेल संपर्क परियोजना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बड़ी भी लंबी भी सब कुछ ठीक है, लेकिन रेल की जगह सड़क संपर्क परियोजना होती तो स्टेटमेंट सही हो जाता। अगला क्या कह रहा है कि यह 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। बिल्कुल, दूसरा स्टेटमेंट सही कह रहा है। अब पूछा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर की बात कर रहा है तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ इंडस्ट्री लिखी हुई है और एक तरफ उसका लोकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट की अगर बात करें तो उड़ीसा में है राउरकेला स्टील प्लांट, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहीं भिलाई स्टील प्लांट की अगर बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट जो यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था, रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन सामने पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और वहीं पर दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, और यह यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था, और सामने लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, तो ये भी गलत हो गया। कहीं ना कहीं यह भी आगे पीछे हो गया है, तो भैया आगे पीछे हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सिर्फ पहला वाला जो है राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे आखिरी प्रश्न की। सबसे आखिरी प्रश्न की, और ये आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। अब यहां पर प्रमुख बंदरगाह का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है 13। इस 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, उड़ीसा में 1 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, और पश्चिम बंगाल में भी 1 ही अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जिसका नाम है कलकत्ता हल्दिया इंटरनेशनल पोर्ट। उड़ीसा में पाराद्वीप अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और नावा शिवा इंटरनेशनल पोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। चलिए अब तमिलनाडु के 3 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एन्नोर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, दूसरा है आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। 1875 में चेन्नई की स्थापना की गई थी, बंदरगाह की स्थापना की गई थी, और ये भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है। जो इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए सहायक बंदरगाह के रूप में एन्नोर की स्थापना की गई, और राम सेतु के नीचे सबसे नीचे जो है तमिलनाडु में तूतीकोरिन इंटरनेशनल पोर्ट। तूतीकोरिन इंटरनेशनल पोर्ट यानी कि 3 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो तमिलनाडु में 3।
तो 2 या अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, अगर राज्य पूछा जाए कौन से राज्य में, तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गए हमारे कुछ एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसके अलावा ऐसे ही और भी वीडियो आएंगे जिसमें मैं कोई टॉपिक वाइज नहीं, क्योंकि टॉपिक वाइज वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। मैं ऐसे ही सारे सेक्शंस को कवर करते हुए पूरे इंडियन ज्योग्राफी के सारे सेक्शंस के एमसीक्यूज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।